आज जानेंगे देश और दुनिया की 50 खबरें। जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी दिन भर की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। यूक्रेन पर हुए एक हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने इसे पिछले 2 साल का सबसे भयावह हमला बताया है। मायावती के भतीजे ने यूपी के 2 लड़कों को अंकल कहकर संबोधित किया, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के विरोध पर एक भाजपा सांसद भड़क उठे, जिसके बाद कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया। अगर केंद्र की मोदी सरकार बिहार की एक बात मान ले तो बांग्लादेश घुटनों पर आ सकता है। जानिए इससे जुड़ा पुराना विवाद। योगी सरकार ने 15 अगस्त के मौके पर यूपी वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। ये योजना अब राज्य के सभी 75 जिलों में लागू होगी। अगर मानसून सत्र में परिसीमन बिल पास नहीं हो पाया तो क्या 2019 में एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? इसे लेकर चर्चा तेज है। इस बार 15 अगस्त बेहद खास होने वाला है। लाल किले से एक नया इतिहास रचा जाएगा। जानिए इसमें क्या कुछ खास रहेगा। एक भाजपा नेता के बेटे नीरज ने अपनी पत्नी से जुड़े मामलों को लेकर आत्महत्या कर ली। अंतिम समय में उसने कहा कि उसने कभी पत्नी पर हाथ तक नहीं उठाया। संसद में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस पर अपना रुख साफ कर दिया। अरुणाचल प्रदेश से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि जल्द ही चीन वहां कब्जा कर लेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री अब भारत को लेकर नरम रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। सुहेलदेव पार्टी नेता ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगली बार भी सपा की सरकार नहीं बनेगी। साथ ही मुकदमों को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी के वॉकआउट पर भड़क गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं का मुद्दा आते ही पार्टी भाग खड़ी हुई। झारखंड में जेपीएससी छात्र आंदोलन के बीच डॉक्टर जमाल अहमद की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जानिए सदस्य बनने से पहले वे क्या करते थे और उनसे जुड़ा संपत्ति विवाद क्या है। देवप्रयाग में गंगा नदी ने रौद्र रूप दिखाया, जहां एक युवक अपने छोटे भाई को बहते हुए देखकर बेबस होकर मदद की गुहार लगाता रहा। पेट्रोल और एलपीजी की टेंशन के बीच अब समुद्र में एक नई तबाही का खतरा मंडरा रहा है। होमरुज जल डमरू मध्य में करीब 1500 जहाज फंसे हुए हैं। ट्रेन को अपनी ओर आता देख एक मां अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके ऊपर लेट गई। इस दौरान लोग चिल्लाते रहे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। नदियां उफान पर है। सैकड़ों गांव में पानी भर गया है और स्कूल में बच्चे फंस गए हैं। यूपी चुनाव 2027 से पहले भाजपा के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। 27 साल बाद भरत सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक महिला ने अपने पति को नशीला जूस पिलाकर बेहोश किया और फिर कुछ ऐसा करने लगी कि आखिरी क्षण में पूरी स्क्रिप्ट बदल गई। यूपी विधान परिषद में सपा एमएलसी मुकुल यादव के फर्जी हस्ताक्षर कर किसी ने बड़ा खेल कर दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। चर्चित मुमताज मर्डर केस में पत्नी ने आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि उसे चुपचाप बैठकर पति की मौत देखने के लिए मजबूर किया गया। बाढ़ का अब तक का सबसे डरावना वीडियो सामने आया है, जिसमें पलक झपकते ही एक पूरा पुल पानी में बह गया। एक दर्दनाक हादसे में मां अपने बेटे के सामने ही चीख भी नहीं पाई और हवा के एक तेज झोंके ने उसकी जान ले ली। देवप्रयाग में उफनती नदी में एक कांवड़िया बह गया। इस दौरान उसके बड़े भाई की बेबसी भरी गुहार का वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की बढ़ती नजदीकियों को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि इस सुन्नी नाटो से भारत पर कितना असर पड़ सकता है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एसडीएम और थानेदार समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अमेरिका की तरफ से 100% टैरिफ बिल लाए जाने की कोशिशों के बीच भारत रूस से तेल के बाद अब कुछ और खरीदने की तैयारी में है। बिहार विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के विरोध में शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं और उन्होंने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड से एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार पानी के तेज बहाव ने एक पुल को मानो उठाकर ही रख दिया। इस बार स्वतंत्रता समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गीत बजाया जाएगा। इसके लिए वायुसेना ने भी खास तैयारी की है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बड़ी बात कही। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तारित खबर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से रूस के ततारस्तान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत और 75 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ये हमला ततारस्तान के निजनेकामस्क शहर में हुआ, जिसे स्थानीय अधिकारियों ने पिछले 2 वर्षों में क्षेत्र पर हुए सबसे भयावह हमलों में से एक बताया। निजनेकामस्क रूस के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका है। ये मॉस्को से करीब 600 मील पूर्व में स्थित है और यहां तेल रिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ी कई अहम औद्योगिक इकाइयां मौजूद हैं। हमले के बाद सामने आई वीडियो में जोरदार धमाके और आसमान में धुएं के बड़े गुबार दिखाई दिए। हालांकि अभी ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि ड्रोन हमले से कौन-कौन से औद्योगिक प्रतिष्ठान सीधे प्रभावित हुए हैं। रूसी अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इस हमले के बाद रूस ने भी अपने रुख साफ कर दिए हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को फिलहाल युद्ध को सिर्फ अस्थायी रूप से रोकने या संघर्ष को फ्रीज करने के पक्ष में नहीं है। रूस का कहना है कि स्थायी समाधान के लिए उन मूल कारणों को खत्म करना जरूरी है जिन्हें वो संघर्ष की जड़ मानता है। ऐसे में ताजा ड्रोन हमला दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के बजाय और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा प्रमुख मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हाथरस के सादाबाद में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर अंकल वाला बयान दिया। आकाश आनंद ने अपनी उम्र और अखिलेश यादव की उम्र के अंतर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो खुद करीब 30 साल के हैं और सामने वाला नेता करीब 50 साल का है तो उन्हें अंकल कहने के अलावा क्या कहा जाए। उनके इस बयान के बाद यूपी की सियासत में इसकी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आकाश आनंद के भाषण का फोकस सिर्फ अखिलेश यादव पर हमला करने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बीजेपी और योगी सरकार को कानून व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर घेरा। यानी साफ है कि बसपा 2027 के चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। सादाबाद का कार्यक्रम इस चुनावी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बसपा किस तरह अपना अभियान आगे बढ़ाती है और आकाश आनंद के ऐसे बयानों का यूपी की विपक्षी राजनीति पर क्या असर पड़ता है। अब बात उस मुद्दे की जिसने पेट्रोल और इथेनॉल को लेकर चल रही बहस को और गर्म कर दिया है। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने शुद्ध पेट्रोल की मांग को लेकर तीखी टिप्पणी की। उनका कहना था कि देश में जितना पेट्रोल चाहिए उसका बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है, इसीलिए इथेनॉल मिश्रण का विरोध करने वालों को यह भी समझना चाहिए कि पूरी जरूरत का शुद्ध पेट्रोल आखिर आएगा कहां से। जनार्दन मिश्रा ने अपने भाषण में दावा किया कि भारत अपनी जरूरत का केवल करीब 20% तेल देश में पैदा करता है और बाकी का बड़ा हिस्सा आयात करना पड़ता है। उन्होंने होमरूस से जुड़ी परिस्थितियों और तेल की सप्लाई पर पड़ने वाले दबाव का भी उल्लेख किया। इसी संदर्भ में उन्होंने E20 यानी पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इथेनॉल का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है और उनके मुताबिक भारतीय वाहन भी इथेनॉल मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ इथेनॉल मिश्रण को लेकर विपक्ष और कुछ अन्य पक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। जनार्दन मिश्रा का बयान वायरल होने के बाद अब बहस सिर्फ E20 की नीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि पेट्रोल की कीमत, ऊर्जा सुरक्षा, आयात पर निर्भरता और किसानों के लिए इथेनॉल उत्पादन जैसे मुद्दे भी चर्चा में आ गए हैं। बिहार और बांग्लादेश से जुड़ा विवाद। अब बात बिहार और बांग्लादेश से जुड़े इस मुद्दे की, जिसका जिक्र आज की खबरों में प्रमुखता से किया जा रहा है। इस मामले में बिहार से जुड़े हितों और भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर केंद्र सरकार के सामने एक मांग या राजनीतिक दबाव की बात सामने आई है। मुद्दा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार का बांग्लादेश से संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा क्षेत्र, नदियों और क्षेत्रीय संपर्क जैसे कई विषय भी जुड़े हुए हैं। इस पूरे विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की वजह यह है कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में रहे हैं। बिहार से उठने वाली किसी भी मांग का असर सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि केंद्र की विदेश नीति और पड़ोसी देश के साथ भारत के रिश्तों से भी उसे जोड़कर देखा जाता है। इस मामले में अलग अलग राजनीतिक पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं, इसीलिए दर्शकों के लिए जरूरी है कि किसी भी वायरल दावे को अंतिम सच मानने से पहले आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय रिपोर्ट जरूर देखी जाए। फिलहाल इस मुद्दे का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार से जुड़ी मांग पर केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है और इसका भारत बांग्लादेश संबंधों पर आगे क्या असर पड़ता है। और इसी के साथ आज के इन 4
अनुसार बड़ी खबरों का विस्तृत अपडेट यही समाप्त होता है। आने वाले समय में इन सभी मामलों में जो भी बड़ा अपडेट सामने आएगा उस पर नजर बनी रहेगी। योगी सरकार ने यूपी वालों को 15 अगस्त का बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक नई योजना लागू होने जा रही है, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को राहत पहुंचाना और लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान करना है। रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना 15 अगस्त से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू की जाएगी। इसके तहत पात्र लोगों को बकाया राशि के निपटारे के लिए राहत और निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलने के साथ साथ नगर निकायों की बकाया वसूली भी बेहतर होगी। अब सबसे अहम सवाल यह है कि योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा, कितनी छूट दी जाएगी और आवेदन या भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी। आने वाले दिनों में सरकार और स्थानीय निकाय इसके नियम और प्रक्रिया को और स्पष्ट करेंगे। बिहार को लेकर एक ऐसा मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है जिसका सीधा संबंध भारत बांग्लादेश संबंधों से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक बयान में दावा किया जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार बिहार से जुड़ी इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो बांग्लादेश पर दबाव बढ़ सकता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सीमा सुरक्षा, व्यापार, अवैध घुसपैठ, नदी के पानी और क्षेत्रीय संपर्क जैसे कई संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। बिहार भले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीधे ना जुड़ा हो, लेकिन पूरी भारत की राजनीति और क्षेत्रीय संपर्क के कारण राज्य से जुड़े कई मुद्दों का असर व्यापक हो सकता है। इस विवाद को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने तर्क दे रहे हैं और पुराने मुद्दों को फिर से उठाया जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश घुटनों पर आ जाएगा जैसी भाषा को राजनीतिक बयान के तौर पर ही देखना चाहिए, किसी स्थापित तथ्य के रूप में नहीं। अब नजर इस बात पर है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और भारत बांग्लादेश संबंधों में इसका आगे क्या असर पड़ता है। संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर परिसीमन से जुड़ा प्रस्ताव या विधेयक आगे नहीं बढ़ता है तो 2019 के चुनावों और भविष्य की सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर संवैधानिक और राजनीतिक जटिलताएं पैदा हो सकती है। परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं तथा प्रतिनिधित्व को दोबारा निर्धारित करना है। ये मामला इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में राज्यों को मिलने वाली लोकसभा सीटों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर इसका असर पड़ सकता है। खासतौर पर उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर पहले से ही चिंता और राजनीतिक बहस मौजूद है। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा क्योंकि परिसीमन केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश के संघीय राजनीतिक संतुलन से भी जुड़ा विषय है। हालांकि 2019 में निश्चित रूप से संवैधानिक संकट आएगा, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये उस स्थिति में पैदा हो सकने वाली संभावित जटिलता का राजनीतिक आकलन है। आने वाले दिनों में संसद में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच बहस और तेज होने की संभावना है। इस बार 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस समारोह कई मायनों में खास होने जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से होने वाले मुख्य समारोह में स्वतंत्रता दिवस की ऐतिहासिक परंपराओं के साथ कुछ खास तैयारियां भी देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस बार वंदे मातरम को लेकर भी विशेष चर्चा है। स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। रिपोर्टों के अनुसार इस बार लाल किले से वंदे मातरम के विशेष गायन की तैयारी की जा रही है। समारोह में युवाओं और देश की उपलब्धियों को भी विशेष महत्व दिए जाने की उम्मीद है। हर साल करोड़ों लोग लाल किले से होने वाले इस कार्यक्रम को देखते हैं और प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार करते हैं। ऐसे में इस बार की तैयारियां और कार्यक्रम में होने वाले बदलाव इसे खास बना रहे हैं। अब पूरे देश की नजर 15 अगस्त के दिन लाल किले से होने वाले मुख्य समारोह और प्रधानमंत्री के संबोधन पर रहेगी। उत्तर प्रदेश से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है जहां बीजेपी नेता के बेटे नीरज की मौत के बाद पारिवारिक विवाद से जुड़े कई सवाल खड़े हो गए हैं। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक नीरज का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था और पत्नी अपने मायके में थी। बताया गया कि नीरज ने पत्नी को वापस आने के लिए मनाने की कोशिश की थी। आखिरी बातचीत के दौरान उसने कथित तौर पर यह बात कही कि उसने अपनी पत्नी को कभी थप्पड़ तक नहीं मारा। इसके बाद उसकी मौत की खबर सामने आई। घटना के बाद परिवार की ओर से अलग अलग दावे और आरोप लगाए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच क्या विवाद हुआ था और किन परिस्थितियों में ये दुखद घटना हुई। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को अंतिम सच मानना सही नहीं है। जांच के बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि घटना की वास्तविक वजह क्या थी। इस मामले ने एक बार फिर दिखाया है कि पारिवारिक विवाद किस तरह बेहद गंभीर और दुखद परिणाम तक पहुंच सकते हैं।